सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा और आज जो टेस्ट में पूछे जाने वाला है उसकी तैयारी आप करके आ चुके होंगे। तो फटाक से टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिएगा, इस शाह माल के बारे में पूछा जा रहा है। शाह माल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने आप लोग से पढ़ने के लिए कहा था। आज वैसे भी सिर्फ 2 ही टॉपिक्स मैंने आप लोग से दिए थे और स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के बारे में बताया गया था कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 2-3 घंटे में आराम से बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। अगर इसको कवर किया होगा तो शाह माल के बारे में आपको पता होगा, इस पर्सनालिटी के बारे में आपको पता होगा। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? तो क्या ये 64 देश से एसोसिएटेड थे? तो नहीं, 64 देश से ये एसोसिएटेड नहीं थे, ये 84 देश से एसोसिएटेड थे। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें गाइस, तो इन्होंने 84 गांव के जो मुखिया हैं और किसान हैं उनका एक संगठन ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि उनको इकट्ठा किया था, उनका एक संगठन बनाया था। तो ये 64 नहीं, 84। तो ये 84 देश, इसी से रिलेटेड हम लोग को ये 84 गांव से देखने को मिलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी जो हो गया वो गलत हो गया। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इनके इन्फ्लुएंस में, शाह माल के इन्फ्लुएंस में जो एट प्रेजेंट जो उत्तर प्रदेश हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां के जो लोग थे गाइस, उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को अटैक किया था, उन्होंने ब्रिजेस वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसके चलते ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो विलेज में एंटर ना कर सके। तो ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्हीं के इन्फ्लुएंस में ये चीज जो है वो लोगों के द्वारा की गई थी। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, शाह माल से रिलेटेड ये आपके सामने क्वेश्चन था। अब गाइस, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो रिवोल्ट है 1857 का, ये उस लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उनके अंडर ये हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे गाइस, इन्होंने रिफ्यूज किया था रानी लक्ष्मीबाई को कि वो अपने अडॉप्टेड बच्चे को थ्रोन में नहीं बैठा सकती, सिंहासन में नहीं बैठा सकती। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था क्या? ये जल्दी बताइए। इसके अलावा ये जो सेकंड स्टेटमेंट में जो ये पॉलिसी आप लोग को नजर आ रही है, तो ये ब्रिटिश पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस है क्या? फटाक से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही रानी लक्ष्मीबाई जी को रिफ्यूज किया था कि वो अपने अडॉप्टेड सन को सिंहासन पर नहीं बैठा सकती, अपने जो इनका जो बेटा था, अडॉप्टेड जो पुत्र था, उनको सिंहासन में नहीं बैठा सकती। बट 1857 का जो रिवोल्ट था, उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल नहीं थे। उस समय हम लोग को लॉर्ड कैनन देखने को मिले थे, लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनन, राइट। तो ये गवर्नर जनरल की पोस्ट पर हम लोग को देखने को मिले थे। और साथ ही साथ ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात बताई गई है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ब्रिटिश की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ना कि सब्सिडरी अलायंस। तो इस चीज की क्लियरिटी रखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड। अब नेपाल जो हम लोग को कंट्री देखने को मिलती है, वो इन चारों ऑप्शन में से नेपाल किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताइए, नेपाल किससे रिलेटेड है? तो नाना साहिब जी से रिलेटेड है नेपाल। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि नाना साहिब जी जो थे गाइस, वो नेपाल में चले गए थे और उसके बाद फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली थी 1857 रिवॉल्ट के समय पर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये बताया जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि 1857 रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अबॉलिश हो गई थी? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हम लोग को देखने को मिला था 1858 के समय पे, और जिस समय प्रॉमिस किया गया था कि इंडियंस के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज जो है वो की गई थी। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हम लोग को ये वाला देखने को मिला था। तीसरे की बात करें तो 1861 इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो पास कराया गया था, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इसलिए करवाया गया था कि मतलब क्वीन विक्टोरिया जो है उसके अंडर सभी लोग इक्वल हैं, ये जो है वो इंप्रेशन देने के लिए, इंडियंस को ये चीज बताने के लिए कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी सामने लेकर आया है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो किसी को भी जो है वो अनइक्वल नहीं समझती, सभी लोग उनके अंडर इक्वल हैं, चाहे वो ब्रिटिश रेस के हों, चाहे वो मतलब दूसरे रेस के हों। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही बात जो है वो बताई गई थी। और अगर आपने स्पेक्ट्रम के अंदर 1857 रिवोल्ट को ढंग से पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम बुक में, तो
एज इट इज ये पूरे स्टेटमेंट वहीं से मैंने उठाया हुआ है, तो वहां से जो है वो आप लोग को ये क्लियरिटी मिल गई होगी। चौथे की बात करें तो स्टेटमेंट 3 के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 1857 के रिवोल्ट के बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब में गिरावट देखने को मिली थी क्या? नहीं, बल्कि उल्टा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था, नस्लीय भेदभाव एकदम से बढ़ गए थे, राइट। उसके बाद तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, करेक्ट पेयर आपको बताना है। इन यहां पर आप लोग को लोकेशन दिखाई दे रही है, यहां पर आपको लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोकेशन पर कौन से लीडर्स हम लोग को देखने को मिले थे 1857 में? फटाफट बताइए। तो सिंपल सी चीज है, ये वाली चीज तो आप लोग को पहले रट लेनी चाहिए थी। तो देखो कानपुर से एसोसिएटेड है नाना साहेब, बिल्कुल बताइए क्या है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है, नाना साहेब कानपुर से ही एसोसिएटेड थे और कानपुर के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था तब वो नेपाल फिर चले गए थे, राइट। तो इसके अलावा बागपट जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर शाहमाल वहां से एसोसिएटेड है क्या? हाँ, इसी जगह से एसोसिएटेड है, ये हम लोग को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुंवर सिंह बिहार से एसोसिएटेड है, हाँ कुंवर सिंह जी बिहार से एसोसिएटेड है। बरेली की बात करें तो बरेली से एसोसिएटेड है खान बहादुर, ना कि जनरल बख्त खान। तो ये वाली चीज आप लोग को याद रखनी है, बरेली से खान बहादुर एसोसिएटेड है और जनरल खान जो है वो दिल्ली से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये 4 और 5 जो है वो इंटरचेंज कर दिया है मैंने, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 2 3 होगा, और ये इसका करेक्ट आंसर यहां पर है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, अब 5 क्वेश्चंस आपको जो दिखाई देंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड दिखाई देंगे, 1857 से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस थे। अब देखिए फटाक से करेक्ट पेयर चूज करके बताइए। इस तरफ जो है वो लोकेशंस लिखी गई हैं, और मतलब यानी कि इस तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन है और इस तरफ करंट इंडिया की लोकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है। तो फटाक से बताओ, मोहनजोदारो क्या राजस्थान में है? लोथल क्या गुजरात में है? कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, रूपर क्या पंजाब में है? जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पहले को छोड़कर बाकी सब करेक्ट है, क्योंकि मोहनजोदारो हम लोग को सिंध में देखने को मिलता है, पाकिस्तान के एरिया में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2 3 4। अरे एक मिनट रुकना यार, ये ऑप्शन शायद 2 3 4 5 2 3 4 5, हाँ ये सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। यहां पे मैंने ग्रीन मार्क करना भूल गया हूं, मुझे लगा शायद मैंने गलत ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 7वां क्वेश्चन। रंगपुर की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ढंग से पढ़ा होगा, उसकी लोकेशंस पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था, राइट, बकायदा मेंशन किया था कि आपको लोकेशन देखनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो देखो गाइस, रंगपुर क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है? तो नहीं, रंगपुर पार्ट नहीं है, बट रंगपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी पीरियड में देखने को मिलता है। एट प्रेजेंट अगर आप गुजरात को देखेंगे तो गुजरात के जो साउथ एरिया है वहां पर हम लोग को रंगपुर नाम की लोकेशन दिखाई दी गई है, रिकॉर्ड की गई है रंगपुर नाम की लोकेशन। बट ये जो रंगपुर जो है गाइस, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था, बट जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उस समय एक और सभ्यता एग्जिस्ट करती थी जो कि रंगपुर सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, रंगपुर सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता। तो क्लियरिटी रखो, रंगपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। अब पार्ट नहीं है वो कैसे पता लगता है? क्योंकि इस एरिया पर जो चीजें मिली हैं, और अपार्ट फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें हम लोग को मिली है, तो उसमें बहुत डिफरेंस पाए गए। सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो चावल का था। रंगपुर के लोग जो है गाइस वो चावल के बारे में जानते थे, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को चावल के बारे में नहीं पता था। बाकी जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, बार्ले हो गया, उनके बारे में वो जानते थे, बट चावल के बारे में वो नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। बट रंगपुर के लोग चावल के बारे में जानते थे, उनको नॉलेज थी चावल की, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा, फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सेकंड। अब देखिए, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पे कॉटन कल्टीवेशन, ये देखो कल्टीवेशन इसको हटा दो, सिर्फ कॉटन की यहां पर पूछा है मैंने कि कॉटन कपास जो है वो उसका बेस्ट रेफरेंस हम लोग को कहां से मिलता है कि कपास वहां पर यूज किया जाता था, कॉटन वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। तो इन चारों में से किस ऑप्शन में आप लोग को पता लगता है सबसे बेहतर तरीके से कि कॉटन का उपयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग करते थे, राइट? फटाक से बताओ क्या होगा? लैंड, स्टैचू, पॉट, टेंपल, भूमि, प्रतिमा, मटका या मंदिर? किस चीज को देखकर आपको लगता है कि कॉटन का उपयोग किया जाता था, और यह चीज पता लगी उस चीज को देखकर, राइट, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह के द्वारा? फटाक से बताओ क्या चीज है ये? तो ये एक स्टैचू है, एक स्टैचू हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखो ये वाला स्टैचू पाया गया था, एक प्रीस्ट का स्टैचू बोला जाता है कि एक जो बियर्ड प्रीस्ट का स्टैचू है ये, यानी कि दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं उनका स्टैचू है ये। तो आप देख सकते हो कि ये शॉल पहने हुए, देखो आप ये शॉल पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इस प्रकार का जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये कॉटन से बना हुआ कपड़ा जो है वो बताया जा रहा है। तो ये बेस्ट रेफरेंस है
जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये बेस्ट रेफरेंस बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो कॉटन का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में भी। अब 9th क्वेश्चन, इन चीजों में से कौन सी चीज के बारे में, किस कला के बारे में या किस चीज के बारे में इंडस वैली के लोग जानते थे? जल्दी से बताओ। शराब बनाना इनको आता था क्या? मिनिएचर आर्ट इनको आती थी क्या? लॉस्ट वैक्स टेक्निक इनको आती थी क्या? या ब्रॉन्ज बनाने की कला इनके पास थी क्या? फटाक से बताओ। तो देखो गाइज, ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चारों ही, क्योंकि इनको शराब बनाना भी आता था। अब देखो ये वाला जो पॉट आपको दिखाई दे रहा है, परफोरेटेड पॉटरी इसको कही जाती है, परफोरेटेड पॉटरी। ये जो पॉटरी है, ये पॉट को बनाने वाली कला है जिसमें आपको छेद छेद दिखाई दे रहे हैं, इसकी मदद से ये लोग शराब भी बनाते थे, लिक्कर बनाया करते थे ये लोग। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। लिक्कर को स्ट्रेन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, वो देसी शराब जो बनती है ना, महुआ वगैरह करके, तो ये इसीलिए ये इस प्रकार के शराब भी बनाते थे। इसके अलावा मिनिएचर आर्ट भी इनको आता था। अब ये मिनिएचर आर्ट का मतलब वो नहीं है कि छोटी बिल्कुल पेंटिंग वाला आर्ट नहीं है, ये पॉट बनाते थे, उस पेन की एक डिजाइन हम लोग को देखने को मिलती थी, वो मिनिएचर आर्ट है इनका। इसके अलावा लॉस्ट वैक्स टेक्निक की बात करें तो देखो, ये जो तांबे वगैरह के जो ये बनाते थे ना, मूर्तियां वगैरह इनकी तांबे वगैरह की बनती थी, और कई सारे पॉट्स हम लोग को तांबे वगैरह के देखने को मिले हैं, तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू देखने को मिले। इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िएगा, इससे रिलेटेड पहले भी सिविल सर्विसेज पूछ चुकी है। इसके अलावा ब्रॉन्ज बनाने की इनके पास कला थी। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन से, राइट। तो ये इनके पास वो वाली भी कला थी, क्योंकि यहां पर ब्रॉन्ज भी पाया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 ये चारों ही करेक्ट आंसर है। और अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, ये पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहां उस दौरान कॉपर माइंस जो थी वो राजस्थान में थी। क्या राजस्थान में कॉपर माइंस थी? बताइए। इसके अलावा टिन को क्या अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था? इसके अलावा इनका क्या ट्रेड लिंक ओमान और कतर के साथ भी था? जल्दी से बताइए। तो हाँ, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस दौरान हम लोग को कॉपर भी देखने को मतलब मिलता था। कॉपर की माइंस राजस्थान में देखने को मिलती थी। एक खेतरी नाम की जगह है, खेतरी या क्षेत्री ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, उस जगह को राजस्थान में ही है। तो वहां पर जो है वो ये हम लोग को कॉपर माइंस दिखाई देती थी। और टिन ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, और इनके लिंक्स ओमान कतर के साथ भी हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट, रिकॉर्ड किए गए। तो ये 1 2 3 इसके करेक्ट आंसर है। और ये पूरे 10 क्वेश्चन थे हमारे, और आपने 10 में से जितना स्कोर किया है, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कितने आपके सही हुए हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो और इस 100 दिनों का अच्छे से उपयोग करना चाहते हो, अभी जो बचे हुए 100 दिन हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। काफी अफोर्डेबल रेट्स में आपको जो है ये क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड और जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। ठीक है, ये दिए गए नंबर पर। तो चलिएगा, इस पर अब हम लोग मिलेंगे कल। अच्छे से तैयारी करके आना। थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग का टाइम टेबल जो है वो ओनली करंट अफेयर नाम के हमारे चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।